गांव वाले मानते थे कि वहां एक यक्षिणी रहती है कि सूरज ढलते ही गांव में एकदम सन्नाटा। रात 9 बजे के बाद तो कोई हिम्मत ही नहीं करता था उस बरगद वाले रास्ते पर जाने की। नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक सीधी सादी कहानी है, लेकिन काफी असरदार। ये हमें एक गांव में ले जाती है जहां एक पुराना विश्वास लोगों के मन में बहुत गहरा बैठा है। और फिर कहानी एक शहरी नौजवान के नजरिए से आगे बढ़ती है जो इस पर सवाल उठाता है। तो आज हम इसी वृत्तांत की परतों को खोलेंगे, है ना? जी हाँ, देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है गांव के एकदम किनारे। वहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी सी वीरान सी कुटिया है। ये जगह ही आप कह सकते हैं कहानी के रहस्य का केंद्र है। गांव वालों को पक्का यकीन था कि रात में उस कुटिया के पास ना कुछ अजीब होता है। हाँ, जैसे कि कभी लगता जैसे कई लड़कियों की खिलखिलाहट गूंज रही है। हाँ, कभी किसी के रोने या सिसकने की आवाज। हाँ, और कभी कभी तो जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। अच्छा। और ये सब क्यों? गांव वाले मानते थे कि वहां एक यक्षिणी रहती है कि सूरज ढलते ही गांव में एकदम सन्नाटा। रात 9 बजे के बाद तो कोई हिम्मत ही नहीं करता था उस बरगद वाले रास्ते पर जाने की। डर इतना गहरा था। दूसरी तरफ आधुनिक संदेह। यहीं पर कहानी का मुख्य किरदार आता है अर्णव। स्रोत के अनुसार वो शहर से लौटा था छुट्टियों में, एक नौजवान लड़का, और वो इन सब कस्सों को, यक्षिणी की बातों को मतलब सिर्फ अंधविश्वास मानता था, दकियानुसी सोच कहकर मजाक उड़ाता था। स्रोत के मुताबिक उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली। अर्णव ने कहा, अरे भूत प्रेत यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अच्छा। देखना, उसने कहा, मैं कल रात उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठूंगा। ओहो। दोस्तों ने बहुत रोका, समझाया भी, यक्षिणी के किस्से सुनाए, डराया, पर अर्णव अपनी जिद पर अड़ा रहा। मतलब उसने ठान लिया था। हाँ, ठान लिया था कि वो इस वहम को तोड़कर ही रहेगा। और फिर वो रात आती है। स्रोत बताता है कि पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। चारों तरफ एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था। अर्णव अपनी टॉर्च लेकर अकेला ही उस बरगद के पेड़ की तरफ गया और ठीक उसके नीचे जाकर बैठ गया। पूर्णिमा की रात का चुनाव भी दिलचस्प है। लोक कथाओं में अक्सर पूर्णिमा को अलौकिक घटनाओं से जोड़ा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत इस माहौल का इस्तेमाल कर रहा है। चांदनी रात की सुंदरता और सन्नाटे का गहरा डर, एक तरह का विरोधाभास जो तनाव पैदा करता है। सही। स्रोत के अनुसार शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल शांत था, सामान्य, झिंगरों की आवाज, हल्की हवा। अर्णव शायद मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा, अपनी जीत के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा का एक बहुत तेज झोंका आया, इतना तेज कि आसपास के पेड़ पौधे कांप उठे और अर्णव की टॉर्च की रोशनी वो बुरी तरह हिलने लगी, जैसे कोई उसे बुझाना चाहता हो। और फिर आवाज। अर्णव ने सुना, बिल्कुल अपने कान के पास कोई धीमी फुसफुसाती आवाज में उसका नाम पुकार रहा था, अर्णव, अर्णव। ओहो। उसने घबराकर टॉर्च चारों तरफ घुमाई। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। नाम पुकारना, ये बहुत पर्सनल किस्म का डरावना अनुभव होता है। ये सिर्फ कोई अनजान आवाज नहीं है, ये वो आवाज है जो आपको जानती है। हाँ, और तभी उसकी नजर ऊपर गई, पेड़ की एक मोटी डाल पर। स्रोत के अनुसार वहां सफेद साड़ी पहने एक युवती दिखाई दी, डाल से लिपटी हुई, नीचे की ओर लटक रही थी। बाप रे। उसके बाल बहुत लंबे थे, इतने कि नीचे जमीन को छू रहे थे। आंखें अजीब तरह से लाल चमक रही थीं और होंठ गहरे काले। वो अर्णव को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराई। अर्णव का दिल जोर से धड़का, लेकिन स्रोत बताता है कि उसने खुद को संभाला। हाँ। उसे लगा शायद गांव का ही कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, शर्त का फायदा उठा रहा है। हाँ, मतलब तर्क ढूंढने की कोशिश। बिल्कुल। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये अर्णव की तरफ से आखिरी कोशिश है स्थिति को नॉर्मल बनाने की। हाँ। स्रोत दिखाता है कि उसका वो संदेह वाला मन अब भी अलौकिक बात मानने से हिचक रहा है। लेकिन जवाब नॉर्मल नहीं था। उस युवती ने अपनी ठंडी बेजान सी आवाज में जवाब दिया, जैसे आवाज किसी गहराई से आ रही हो, मैं यक्षिणी। ओहो। हाँ, इस पेड़ में सदियों से कैद हूं। जो भी रात के वक्त यहाँ आता है वो कभी लौट कर वापस नहीं जा पाता। अर्णव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर भी डर पर काबू पाने की कोशिश की, अपनी आवाज को मजबूत बना के कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, ये सब झूठ है। और शायद यही वो वाक्य था जिसने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया।
ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये यक्षिणी की सत्ता को सीधी चुनौती थी। हाँ, इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि भयानक था। हाँ बिल्कुल। जैसे ही अर्नब ने कहा कि वो नहीं डरता, स्रोत वर्णन करता है कि वो युवती, वो यक्षिणी पेड़ की डाल से ऐसे नीचे उतरी जैसे हवा में तैर रही हो। ओह! और अगले ही पल उसका पूरा रूप बदल गया। वो पहले वाली छवि गायब, उसकी जगह एक भयानक आकृति खड़ी थी। आंखें जैसे दहकते हुए अंगारे हों, लाल रोशनी निकल रही थी। बाप रे! दांत किसी जंगली भेड़िए की तरह लंबे और नुकीले हो गए थे और नाखून बहुत लंबे थे, जिन पर जैसे जैसे ताज़ा खून लगा हुआ था। रणब का दिल अब डर के मारे जैसे फट जाएगा। स्रोत बताता है कि उसने भागना चाहा, पूरी ताकत से पीछे मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने जकड़ लिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। हाँ, पैरों का जम जाना ये भी डर की कहानियों में अक्सर होता है। ये हीरो की लाचारी दिखाता है कि वो भाग भी नहीं सकता। इससे तनाव और बढ़ जाता है। और वो भयंकर यक्षिणी धीरे धीरे कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ने लगी। ओह नो! फिर यक्षिणी बोली, उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा डरावनी और गहरी हो गई थी। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, तुमने मेरी सत्ता को चुनौती दी, इसलिए तुम्हें ही मेरे साथ चलना होगा, हमेशा के लिए। अर्नब पूरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसे गांव की एक बूढ़ी दादी माँ की सिखाई हुई बात याद आई, एक पुराना मंत्र। अच्छा, मंत्र? हाँ, उसने आंखें बंद की और बिना रुके हकलाती हुई आवाज में वो मंत्र जपना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र आनब के होंठों से निकला कि अचानक हवा और भी ज्यादा तेज हो गई, जैसे तूफान आ गया हो। वो पुराना बरगद का पेड़ जड़ से हिलने लगा। उसकी शाखाएं जोर जोर से एक दूसरे से टकराने लगी, जैसे जैसे दर्द में हो। प्रकृति का ये हिंसक रूप लेना ये दिखाता है कि मंत्र का असर हो रहा है। जब यक्षिणी पीछे हटती है तो पेड़ भी प्रतिक्रिया करता है। सही। और यक्षिणी एक दर्द भरी भयानक चीख मारकर पीछे हटी। मंत्र की शक्ति शायद उसे कष्ट दे रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटती गई, जैसे हवा में घुल रही हो। लेकिन जाने से पहले उसकी डरावनी गूंजती हुई आवाज हवा में सुनाई दी। क्या कहा उसने? उसे धमकी भरे स्वर में कहता है, तुम आज बच गए अर्नब, सिर्फ उस मंत्र की वजह से। लेकिन याद रखना, जैसे ही आसमान में फिर से चांद पूरा उगेगा, मैं वापस आऊंगी। ओहो! मैं लौट कर आऊंगी तुम्हारा खून पीकर अपनी सदियों की प्यास बुझाने। तो ये अंत नहीं है। हाँ, ये बस एक ठहराव है। यक्षिणी हारी नहीं है, सिर्फ पीछे हटी है। हाँ। और उसकी धमकी भविष्य में खतरे के बने रहने का साफ संकेत है। उस रात के बाद अर्नब जिंदा तो लौट आया, लेकिन वो पहले जैसा अर्नब कभी नहीं रहा। वो घटना उसके जहन पर एक गहरा निशान छोड़ गई। गांव वाले बताते हैं कि अब अक्सर आधी रात को उसके घर की खिड़की पर कोई धीरे धीरे खटखटाता है। अच्छा। कभी कभी खिड़की के शीशे पर पल भर के लिए दो लाल दहकती आंखों की झलक दिखती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। और कभी कभी रात के सन्नाटे में हवा में वही भयानक ठंडी हंसी गूंजती सुनाई देती है। गांव के लोग आज भी उस रास्ते पर जाने से डरते हैं। हाँ, जाहिर है। और उनका कहना है कि जो कोई भी उस यक्षिणी का नाम लेता है या उसकी कहानी कहता है, वो उसके साये से, उसकी नजर से कभी बच नहीं पाता। उसका साया कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में उस इंसान का पीछा करता रहता है। ये आखिरी विचार कहानी के दायरे को अर्नब से भी आगे बढ़ा देता है। स्रोत के अनुसार अब ये सिर्फ अर्नब की कहानी नहीं, बल्कि उस यक्षिणी के प्रभाव की कहानी है, जो नाम लेने या कहानी कहने भर से फैल सकता है। हाँ। ये लोक कथाओं का एक आम पहलू है, जहाँ कहानी सुनाना खुद एक जोखिम भरा काम बन जाता है। ये डर को सुनने वाले तक पहुँचाने का एक तरीका है। तो ये थी हमारे स्रोत से मिली अर्नब और उस बरगद के पेड़ वाली यक्षिणी की कहानी। हमने देखा कि कैसे स्रोत एक संदेहवादी नायक और एक गहरे विश्वास के बीच टकराव दिखाता है। हाँ। कैसे डर पैदा करने के लिए माहौल, आवाजें, दृश्य, इन सब का इस्तेमाल करता है, और कैसे कहानी खत्म होने के बाद भी एक स्थायी असर और अनिश्चितता छोड़ जाती है। बिल्कुल। स्रोत कहानी को कोई साफ अंत नहीं देता। अर्नब बच गया, लेकिन एक लगातार डर के साथ जी रहा है। ये हमें कई सवालों के साथ छोड़ देता है, जिनका जवाब स्रोत में नहीं है। जैसे करना पड़ता है। और गांव वालों का ये कहना कि नाम लेने वाले पर भी साया पड़ता है, क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है जिसे अर्नब की घटना ने और पक्का कर दिया? या क्या उस कहानी को जानने या बताने में ही कोई खतरा है?
स्रोत हमें इन संभावनाओं पर सोचने के लिए छोड़ देता है। और शायद यही ऐसी कहानियों का सबसे स्थायी प्रभाव होता है, वो अनकहा डर जो कहानी खत्म होने के बाद भी बना रहता है।